नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस कार्यक्रम में हम आपको दिन की दुनिया की महत्वपूर्ण खबरें बताते हैं। साथ ही दो खबरों पर हमारा विशेष फोकस रहता है। आज जिन दो खबरों पर हमारा फोकस रहेगा उनमें से एक खबर अमेरिका से है कि कैसे ट्रंप चुनाव जीतने के बाद अपनी नई टीम बना रहे हैं और नई टीम से क्या संकेत मिल रहा है। वहीं दूसरी खबर पाकिस्तान से है कि कैसे आर्थिक रूप से बदहाल पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF की नजर बनी हुई है। लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस। चीन के जुहाई में कार से कुचलकर कम से कम 35 लोगों की हत्या, घटना में 43 अन्य लोग घायल। तलाक से नाखुश कार सवार ने स्टेडियम के बाहर व्यायाम कर रही भीड़ को रौंदा, खुद भी चोटिल होकर कोमा में हमलावर। तेजी से आकार ले रही है ट्रंप प्रशासन की संभावित तस्वीर। मार्को रूबियो को विदेश विभाग और माइक वाल्ज को राष्ट्रीय सुरक्षा का मिल सकता है प्रभार। भारत से मजबूत रिश्तों और हिंद प्रशांत में ठोस रणनीति के समर्थक हैं दोनों नेता। ब्रिटेन ने COP29 में की कार्बन उत्सर्जन नियंत्रण से जुड़े बड़े लक्ष्य की घोषणा। पीएम कीर स्टारमर ने 1990 की तुलना में 2035 तक कार्बन उत्सर्जन में 81% कमी का किया ऐलान। सम्मेलन में कई वैश्विक नेताओं का संबोधन। IMF के औचक निरीक्षण से पाकिस्तान में मची खलबली। बेल आउट पैकेज के बदले की गई शर्तें पूरी नहीं कर पाया पाकिस्तान। वित्त मंत्री बोले, न तो कोई देश ऋण देने को है तैयार, न ही ऋण वापसी में मोहलत। और आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप जनवरी में नए राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे, लेकिन ट्रंप ने अपनी टीम की घोषणा करनी शुरू कर दी है। ट्रंप की ओर से होने वाले विदेश मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, आंतरिक सुरक्षा और प्रवासन मामलों के होने वाले मुखियाओं की घोषणा हो गई है। ट्रंप की होने वाली नई टीम आने वाले समय में उनके प्रशासन की नीतियों की ओर भी इशारा कर रही है। एक रिपोर्ट देखिए। राष्ट्रपति चुनाव में धमाकेदार जीत के बाद अब डोनाल्ड ट्रंप की टीम तेजी से आकार ले रही है। टीम में शामिल चेहरों से ट्रंप प्रशासन की संभावित नीतियों की झलक साफ देखी जा सकती है। विदेश मंत्री के तौर पर मार्को रूबियो का नाम तय माना जा रहा है। मार्को रूबियो फ्लोरिडा के सेनेटर हैं। वो भारत अमेरिका के बीच मजबूत रिश्तों के बड़े समर्थक हैं। इसी वर्ष जुलाई में उन्होंने अमेरिका भारत रक्षा सहयोग विधेयक पेश किया था। बिल दोनों देशों के बीच अधिक मजबूत सामरिक संबंधों के लिए लाया गया था। साथ ही वो चीन के कटु आलोचक रहे हैं। हिंद प्रशांत में उत्पन्न नई चुनौतियों को देखते हुए वो अमेरिका की अधिक रक्षा तैयारियों की वकालत करते आए हैं। ट्रंप प्रशासन में माइक वाल्ट्ज राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार होंगे। इन्हें भी भारत के साथ मजबूत रिश्तों की वकालत के लिए जाना जाता है। वाल्ट्ज ने अमेरिकी कांग्रेस में इसको लेकर मजबूती से आवाज उठाई है। वाल्ट्ज भारत और भारतीय मूल के अमेरिकियों संबंधी संसदीय समिति के सह अध्यक्ष हैं। वो भारत के साथ व्यापक रक्षा संबंधों के समर्थक रहे हैं। हिंद प्रशांत को लेकर माइक वाल्ट्ज भी आक्रामक रणनीति की वकालत करते रहे हैं। ट्रंप प्रशासन के इन दो संभावित चेहरों और इन्हें मिलने वाली संभावित जिम्मेदारी देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में भारत अमेरिका द्विपक्षीय सहयोग में बड़ा विस्तार होगा। दोनों देशों के बीच रणनीतिक और सामरिक भागीदारी के साथ साथ हिंद प्रशांत में उत्पन्न चुनौतियों का भी ठोस जवाब दिया जाना संभावित है। उधर ट्रंप प्रशासन के अन्य संभावित चेहरे अमेरिका की आंतरिक नीतियों की तस्वीर स्पष्ट करने के लिए काफी हैं। क्रिस्टी नोएम को आंतरिक सुरक्षा का प्रभार मिलेगा। साउथ डकोटा की गवर्नर क्रिस्टी नोएम को बंदूक रखने के अधिकार का समर्थक माना जाता है। टॉम होमन ट्रंप प्रशासन में बॉर्डर जार यानी सीमा और प्रवासन से जुड़े मामले देखेंगे। अवैध प्रवासियों का सामूहिक निर्वासन ट्रंप का मुख्य चुनावी एजेंडा रहा है। इसी के अनुरूप टॉम होमन के चयन को बेहद अहम समझा जा रहा है। उनकी ख्याति अवैध प्रवासियों के खिलाफ
ठोस एक्शन के समर्थक की रही है। अपनी टीम के लिए ट्रंप द्वारा चयनित चेहरों से स्पष्ट है कि वो अमेरिकी व्यवस्था में बड़े बदलाव के साथ साथ बाहरी चुनौतियों के खिलाफ निर्णायक रणनीति के इच्छुक हैं। इस खबर पर प्रभुदयाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। प्रभुदयाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और जो अभी तक खबरें आ रही हैं उसके अनुसार जिस तरह से जो विदेश मंत्री हैं ट्रंप प्रशासन के, वो हो सकते हैं मार्को रूबियो, और माइक वॉल्स NSA हो सकते हैं। क्या कुछ कहेंगे आप? क्या कुछ इसका प्रभाव और किस तरह के ये संकेत हैं आने वाले प्रशासन को लेकर के? देखिए, मेरे विचार में ये जो दो नाम आपने लिए हैं, ये अमेरिका और भारत के रिश्तों को आगे बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण अदा प्ले कर सकते हैं। माइक वॉल्स जो हैं, वो जैसा आपने जिक्र किया, US कांग्रेस में जो इंडिया कांग्रेस है उसके को चेयरमैन है। और ये इसलिए भी बहुत महत्व रखता है कि ये जो कॉकस है, ये किसी भी देश के जो दूसरे कॉकस बने उससे ये बड़ा। इसके मतलब ये जो कॉकस है ये बहुत शक्तिशाली है और अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी को बनाने में ये एक रोल प्ले करता है। अब जब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी पिछले साल अमेरिका के दौरे पर गए थे, तो कैपिटल हिल में यानी US कांग्रेस में प्रधानमंत्री जी के जो भाषण की व्यवस्था कराने की जिम्मेदारी थी वो वॉल्स के पास थी। और वो कई मौकों पर भारत और अमेरिका के बीच व्यापार को बढ़ाने की बात करते रहे। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी के पिछले वर्ष के दौरे के बारे में कह रहा था, तो आपको याद होगा कि माइक वॉल्स ने बहुत ही गर्मजोशी के साथ हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ मुलाकात की थी। तो इससे ये माना जा रहा है कि उनके NSA पद को संभालने के बाद भारत और अमेरिका के संबंधों को और मजबूती मिलेगी। इसके अलावा अगर हम लेकिन देखिए, चीन के मामले में जी वो बड़ा सख्त रुख अपनाते आ रहे हैं और वो चीन की बड़ी आलोचना करते हैं। देखिए, आपको याद होगा कि 2016 में जब डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार सत्ता संभाली थी, उस समय वॉल्स ने चीन पर एक भारी टैरिफ लगाने की सुझाव ट्रंप को उन्होंने दिया था। और उन्होंने इस तरह की बयानबाजी की थी कि चीन पर यह टैरिफ लगाना बहुत जरूरी है। तो वो चीन के कट्टर आलोचक हैं। वो ताइवान को लेकर भी चीन के रुख पर बहुत विरोध जता चुके हैं। और ये माना जा रहा है कि उनके NSA बनने से चीन की कारोबारी में कुछ चीन को नुकसान पहुंच सकता है। और जहां तक भारत की बात है, वो क्योंकि इंडिया कॉकस के को चेयर हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ उनके रिश्ते गर्मजोशी दिखा चुके हैं, तो भारत के साथ जो है उनके वो अच्छे संबंध बनाने की कोशिश करेंगे। प्रभुदयाल जी, चीन को लेकर के जो कुछ आपने कहा, इसी को मैं आगे बढ़ाना चाहूंगा। इंडो पैसिफिक को अगर हम लें तो इंडो पैसिफिक को लेकर भी इन दोनों नेताओं की, जो वहां के विदेश मंत्री हो सकते हैं, जो वहां के NSA हो सकते हैं, इनका काफी सख्त रवैया रहा है। तो उस और क्या कुछ रह सकता है? देखिए, मैं जरा चंद बातें मार्को रूबियो के बारे में भी बोलना चाहूंगा, क्योंकि जो आपका प्रश्न है उसके संदर्भ में ये बात काफी महत्व रखेगी। देखिए, जो मार्को रूबियो है वो भारत के साथ तो अपने जो अमेरिका के संबंध है मजबूत करने की बहुत इस बात पे बहुत जोर देते हैं। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने भारत को हिंद प्रशांत इलाके में एक महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में माना। और पिछले कई सालों में उन्होंने अमेरिका भारत सहयोग को और गहरा करने की कोशिशों की वकालत भी की है। तो वो विशेष रूप से इस वजह से भी क्योंकि वो चीन का जो विस्तारवाद है,
चाहे वो क्षेत्रीय स्तर पर हो, चाहे आर्थिक स्तर पर हो, यानी टेरिटोरियल एक्सपेंशन हो, इकोनॉमिक एक्सपेंशन हो, इसको रोकने के पक्ष में है। उनका मानना है कि एशिया में चीन के प्रभाव को संतुलित रखने में भारत बड़ी भूमिका निभा सकता है। उन्होंने अक्सर मजबूत अमेरिका भारत संबंधों की पुष्टि की है, उन्होंने उसको समर्थन किया है और बार बार वो ये कहते आए हैं कि अमेरिका को ऐसी नीतियां अपनानी चाहिए जो न केवल साझा आर्थिक हितों को बढ़ावा दे सकती हो, बट साथ ही साथ दोनों देशों के जो लोकतांत्रिक सिद्धांत है उनको भी मजबूत कर सकती। ठीक है प्रभुदयाल जी, इसके अलावा दो और नाम सामने आए हैं और जो नाम सामने आए हैं उसमें क्रिस्टी नोएम का नाम है जो होमलैंड सिक्योरिटी वहाँ पर देख सकती हैं। टॉम होमन का नाम है, वो बॉर्डर यानी सीमा और प्रवासन से जुड़े मामले वहाँ पर देख सकते हैं। ये क्या कुछ किस ओर इशारा है? होमलैंड सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो बंदूक रखने का जो अधिकार है उसकी वो अच्छा खासा समर्थक वो मानी जाती हैं, और टॉम होमन की हम बात करें तो वो प्रवासन को लेकर के काफी सख्त हैं। देखिए, टॉम होगन जो है, इनका टॉम होमन, इनका मुख्य जो उनकी तवज्जो है वो अमेरिका के सदर्न बॉर्डर की तरफ। वो चाहते हैं कि ये जो इलीगल माइग्रेशन होता है इसको रोका जाए और जो हर तरह से जो इलीगल इमिग्रेशन हो रहा है, चाहे कनाडा की तरफ से हो रहा है, न सिर्फ साउथ में मेक्सिको की तरफ से, बट किसी और तरफ से भी, या हवाई रूप से हो रहा हो या जैसे समुद्री रास्ते से हो रहा है, इसको रोकना बहुत जरूरी है। उनका जोर इसी बात पे होता है। और देखिए, जो आपने दूसरा नाम दिया क्रिस्टी नोएम, वो अमेरिका में जो गन कंट्रोल का विषय है ये बहुत अहमियत रखता है, खास तौर पे हाल के वर्षों में जब कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जब आप ये देखेंगे कि वायलेंस हुई, गन वायलेंस जिसको कहते हैं, कई मरतबे हुई है। तो ये एक तरह से दबाव बना जा रहा है कि गन कंट्रोल लाया जाए, लेकिन ये जो है क्रिस्टी, ये इसके फेवर में नहीं है और ये गन लॉबी के समर्थक हैं। तो इस विषय में ये कहा जा सकता है कि जो अमेरिका में किसी तरह की अभी कोई ज्यादा नीति बदलने की कोई चांस नहीं है। और मैं ये भी बताऊं, गन कंट्रोल अमेरिका में इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि अमेरिका में जो सेकेंड अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अनुसार हर नागरिक को ये अधिकार है कि वो बंदूकें रख सकता है। तो उस सेकेंड अमेंडमेंट को चेंज करना जो है मुश्किल है। ठीक है तो प्रभुदयाल जी, गन कंट्रोल लॉबी बड़ी अहमियत रखती है पॉलिटिक्स में, और ट्रम्प जो है वो इसके समर्थक रहे, और जो उनकी जो होमलैंड सिक्योरिटी की नियुक्ति है इस संदर्भ में काफी मायने रखती है। ठीक है प्रभुदयाल जी, एक बात तो साफ हो गई कि भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं और ट्रंप जो वहाँ पर अपनी नई टीम बना रहे हैं, उससे ये संकेत मिल रहे हैं कि भारत और अमेरिका के रिश्ते काफ़ी मजबूत होने वाले हैं, और इस इलाके में भारत और अमेरिका का जो गठजोड़ है वो एक नई इबारत भी आने वाले दिनों में लिख सकता है। प्रभुदयाल जी, हमारे साथ बने रहिए आप, एक और खबर है उस पर हम आपसे बातचीत करेंगे, और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। बढ़िया है। प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट। अपने सोने को हमारे सुरक्षित लॉकर्स में डिपॉजिट कीजिए, उस सोने पर 24/7 क्रेडिट लाइन लीजिए, और फिर पैसे एक बार लीजिए या बार बार, आपके हाथ में है। कम या ज्यादा आपके हाथ में है, घर में या ब्रांच में आपके हाथ में है। और जानते हैं सबसे बड़ी बात, ब्याज सिर्फ उतने ही दिन का भरिए जितने दिन पैसे इस्तेमाल कीजिए। जी हाँ, मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट। आज ही कॉल कीजिए 1-800-313-1212। गोल्ड लोन कमाल, बाकी लोन बेमिसाल। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से,
फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद पाकिस्तान की बात करते हैं। आर्थिक रूप से खस्ता हाल पाकिस्तान को पिछले दिनों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF की ओर से $7 अरब का बेल आउट पैकेज स्वीकृत किया गया। इससे पाकिस्तान को कुछ राहत जरूर मिली, लेकिन अब IMF की टीम ने अचानक पाकिस्तान पहुंचकर छापा मार दिया है। माना जा रहा है कि टीम पता लगाने की कोशिश कर रही है कि पाकिस्तान ऋण वापस करने लायक बचा भी है या नहीं। ये रिपोर्ट देखिए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का प्रतिनिधिमंडल अचानक पाकिस्तान क्या आया, देश में हड़कंप मच गया। इस दौरे को IMF टीम के छापे के तौर पर देखा जा रहा है। टीम पाकिस्तान के बही खाते खंगालकर पता लगाने की कोशिश कर रही है कि पाकिस्तान ऋण वापस करने लायक बचा भी है या नहीं। दरअसल सितंबर में IMF ने पाकिस्तान के लिए $7 अरब का बेल आउट पैकेज स्वीकृत किया है। इसके बदले पाकिस्तान को कठिन आर्थिक सुधारों की श्रृंखला लागू करनी है। IMF को 6 महीने के बाद समीक्षा करनी थी कि सुधारों को कितना लागू किया गया, लेकिन IMF की टीम 6 सप्ताह बाद ही बही खाते देखने पहुंच गई। दरअसल IMF के कान पाकिस्तानी वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब के एक बयान से खड़े हो गए। उन्होंने कहा था कि देश दान पर नहीं चलते। पाकिस्तानी वित्त मंत्री ने स्वीकार किया था कि अब कोई मित्र देश न तो पाकिस्तान को ऋण देने को तैयार है और न ही ऋण वापसी की मोहलत देने को राजी है। IMF को आशंका है कि पाकिस्तान आर्थिक कुप्रबंधन का शिकार है। टैक्स दायरा बढ़ाने और अतिरिक्त कर जैसे सुधारों पर अब तक अमल नहीं हुआ है। सऊदी अरब और चीन जैसे देश अब उसे और ऋण नहीं देंगे। उधर पाकिस्तान सरकार कह रही है कि देश की आर्थिक दशा बेहतर हो रही है। पहले ही महंगाई, बेरोजगारी और भारी टैक्स से जूझ रही जनता अतिरिक्त कर का बोझ उठाने लायक नहीं बची है और न ही कोई देश पाकिस्तान को उधार देने को तैयार है। अब तक IMF से 25 बार पैकेज ले चुका पाकिस्तान अब उस स्थिति में पहुंच चुका है जहां आर्थिक हालात बेहतर न हुए तो उसे दिवालिया होने से बचाना मुश्किल होगा। इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रभु दयाल, पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। उनसे हम जानते हैं। प्रभु दयाल जी, पाकिस्तान की आर्थिक हालत काफ़ी ख़राब, IMF की ओर से एक बेल आउट पैकेज दिया गया और कई सारी उन पर कंडीशन लगाई गई। उसके बाद हमने देखा कि पाकिस्तान ने अपने यहाँ कई सारी नौकरियाँ ख़त्म कर दी, कई मंत्रालय पाकिस्तान ने बंद कर दिए और IMF को 6 महीने बाद रिव्यू करना था। लेकिन पाकिस्तान के जिस तरह के हालात बने हुए हैं, उनके वित्त मंत्री की ओर से बयान भी आया, IMF की टीम सिर्फ 6 हफ्ते में वहां पर पहुंच गई। क्या कुछ चल रहा है, ये सब कुछ देखने को क्या कुछ कहेंगे? देखिए, IMF के कर्जदारों की सूची में पाकिस्तान चौथे स्थान पर है। अर्जेंटीना, मिस्र और यूक्रेन के बाद पाकिस्तान का नंबर आता है और पाकिस्तान पर लगभग 9 बिलियन यानी 8.8 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स का बकाया है और जैसा आपने कहा 25 बार वो IMF से बेल आउट पैकेज लोन ले चुका है। अब सितंबर में IMF ने पाकिस्तान को 7 बिलियन अमेरिकी डॉलर की एक और सहायता देने की बात की थी और लोन दिया था, इस पे मंजूरी दे दी थी। लेकिन ये लोन जो था वो किस्तों में दिया जाना था, एक बार में नहीं, किस्तों में। और हर 6 महीने पर IMF की टीम को रिव्यू करना था कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस कैसी जा रही है। तो सितंबर में मिला था और फिर 6 महीने बाद रिव्यू होना था टीम के आने से। लेकिन ये 2 महीने में ही टीम आ गई, जल्दी आई। इस वजह से, क्योंकि जैसा आपने जिक्र किया, ये काफी ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान जो है वो अपनी इकोनॉमी को ठीक से मैनेज नहीं कर पा रहा है और शायद वो जो लोन को वापस करने के जो उसकी शर्त है वो नहीं कर पाएगा। देखिए,
ये जो लोन दिया गया है 7 बिलियन का, ये अब तक IMF द्वारा पाकिस्तान को दिए गए जितने लोन है उसमें ये दूसरा सबसे बड़ा लोन है। तो ये बहुत बड़ा अमाउंट दिया गया है और IMF को ये तो डाउट रहता है कि ये वापस होगा नहीं, तो कुछ इन्हीं डाउट्स की वजह से ये टीम आई है। ऐसे में प्रभुदयाल जी आने वाले दिनों में क्या हम ये देख सकते हैं कि कुछ इस तरह के जो स्टेप्स पाकिस्तान की सरकार ने लिए, काफ़ी सारी वहाँ पर नौकरियाँ खत्म कर दी, कई विभाग बंद कर दिए, मंत्रालय बंद कर दिए, कई मंत्रालयों को आपस में मर्ज कर दिया, अब IMF की टीम वहाँ पर जल्द पहुँच गई है, तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान के ऊपर और दबाव पड़ेगा कई सारे स्टेप्स उठाने के लिए? देखिए, जब IMF लोन देता है तो हमेशा कंडीशंस लगा कर देते, तो जो कंडीशंस थी उनमें ये बात की गई थी कि पाकिस्तान इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करेगा, और जैसा आपने कहा कि इसी वजह से कई नौकरियां कम की गई हैं, कुछ बजटरी कट्स किए गए, लेकिन IMF चिंतित है कि ये जो रिफॉर्म्स हैं क्या ये पूरी तरह से कार्यान्वित हो रहे हैं और क्या वाकई में पाकिस्तान की जो आर्थिक स्थिति है वो ठीक हो रही है। तो इसी का जायजा लेने के लिए ये जरूरी समझा गया कि टीम जाके बात करे। अब कुछ मसले हैं जिन पे वहां पर IMF टीम ने, यहाँ तक सुनने में आया, कल बात की थी, जैसे सोलर एनर्जी प्रोडक्शन। अब सोलर एनर्जी के बहुत से जो प्लांट्स हैं, जैसे लोगों ने अपने घरों में लगा लिए, क्योंकि जो जिनके पास पैसे, जैसे अपर मिडिल क्लास और जो रिच पीपल हैं, उन्होंने सोलर एनर्जी जनरेशन की जो कुछ वहां पर सहूलियत है अपने घरों में पैदा कर दी है, क्योंकि सरकार की तरफ से सब्सिडी मिलती है। तो ये फैसिलिटी लगाने के लिए पैसा चाहिए होता है, तो गरीब के पास तो पैसा होता नहीं, तो सोलर एनर्जी पे सब्सिडाइज करके जो अमीर तबके हैं उनकी तो परेशानी, और शायद यही कारण है कि इस तरह की जो बातें हैं वो IMF तक पहुंच रही हैं कि किस तरह से जो IMF की ओर से वहां पर पैसा दिया गया है, लेकिन उस पैसे का उपयोग सही नहीं हो रहा है, वहां पर वित्तीय अनियमितताएं हो रही हैं। यही कारण है कि IMF की टीम वहां पर पहले पहुंच गई है। प्रभुदयाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए, और यहाँ पर वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट, अपने सोने को हमारे सुरक्षित लॉकर्स में डिपॉजिट कीजिए, उस सोने पर 24/7 क्रेडिट लाइन लीजिए और फिर पैसे एक बार लीजिए या बार बार, आपके हाथ में है। कम या ज्यादा आपके हाथ में है, घर में या ब्रांच में आपके हाथ में है। और जानते हैं सबसे बड़ी बात, ब्याज सिर्फ उतने ही दिन का भरिए जितने दिन पैसे इस्तेमाल कीजिए। जी हाँ, मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट, आज ही कॉल कीजिए 1-800-313-1212। गोल्ड लोन कमाल, बाकी लोन बेमिसाल। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस, लॉक, ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस कार्यक्रम में आज इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। नमस्कार। चीन के जोहाई शहर में एक खेल केंद्र में व्यायाम कर रहे लोगों पर एक मोटर चालक ने जानबूझकर अपनी कार चढ़ा दी, जिससे 35 लोगों की मौत हो गई और अन्य 43 घायल हो गए। चीन की पुलिस ने इस सिलसिले में फैन नाम के एक 62 साल के व्यक्ति को हिरासत में लिया है। पुलिस ने कहा है कि प्रारंभिक जांच में पाया गया है कि वह अपने तलाक में वित्तीय संपत्ति के बंटवारे से नाखुश था। गाजा और लेबनान में हमास और हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल का सैन्य अभियान लगातार जारी है। इजराइल ने बेरूत के दक्षिणी उपनगर हेरेट हरिक और आसपास के इलाकों पर हवाई हमला किया है। वहीं हिजबुल्लाह का कहना है कि उसके लड़ाकों ने उत्तरी इजराइल के 2 शहरों पर रॉकेट दागे हैं। इजराइल ने गाजा में स्पोर्ट्स क्लब पर भी हवाई हमला किया है। रूस और यूक्रेन के बीच भीषण युद्ध पहले की तरह जारी है। दोनों पक्ष अपनी अपनी बढ़त का दावा कर रहे हैं। इस सब के बीच उत्तर कोरिया ने रूस के साथ एक ऐतिहासिक पारस्परिक रक्षा संधि की पुष्टि की है। मॉस्को और प्योंगयांग के बीच बढ़ते सैन्य सहयोग पर अंतर्राष्ट्रीय चिंता बढ़ रही है।
क्योंकि पहले ही रूस ने यूक्रेन के खिलाफ सीमा पर 10,000 उत्तर कोरियाई सैनिकों की तैनाती की है। जर्मनी की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टियां 23 फरवरी को समय से पहले आम चुनाव कराने की समय सारणी पर सहमत हो गई हैं। चांसलर ओलाफ शोल्ज की सोशल डेमोक्रेट पार्टी के एक सूत्र ने यह जानकारी दी है। बजटीय, वित्तीय और आर्थिक नीतियों पर सत्तारूढ़ गठबंधन के भीतर असहमति के कारण जर्मन राजनीतिक संकट का सामना कर रही है। सोच की पार्टी अलमत में आ गई है। ऐसे में सत्तारूढ़ गठबंधन ने आम चुनाव कराने का फैसला लिया है। अमेरिकी जलवायु दूत जॉन पोडेस्टा ने सरकारों से ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के देश के वादे पर विश्वास बनाए रखने का आग्रह करते हुए कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जनवरी में कार्यालय लौटने पर इसे धीमा कर सकते हैं, रोक नहीं सकते। बाकू, अजरबैजान में शुरू हुए संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन में कई देशों के प्रतिनिधिमंडलों को चिंता थी कि ट्रंप की जीत से ग्रही तापमान को सीमित करने की प्रगति में बाधा उत्पन्न होगी।